So guys, a warm good morning to all of you and welcome to your another important weekly general awareness classes from the banking examination. That is, the dates will be from 26th to 30th of October 2024 here today. So guys, obviously you are watching this session on 2nd of November. तो देखिए 31st और 1st को दिवाली थी. So because of Diwali celebration we could not add the news for that specific days. और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जो ये स्पेसिफिक डेज हैं 31st से लेके फर्स्ट, वो भी मैं आपका इंकलकेट कर दूंगा इन द नेक्स्ट वीक सेशन विच आई एम गोइंग टू टेक ऑन वीकली जी क्लासेस. अगर आप चैनल पे नए हैं तो आई वुड से गाइस यू कुड ऑल्सो वॉच अनदर वीकली जी क्लासेस जो हमने ऑलरेडी कंडक्ट करवाई हैं, तो आप उनको भी देखिए ताकि एक लिंकेज आपका बन सके विद द टॉपिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग हियर. चलिए जी, बिफोर वी कम टू द सेशन हियर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए गाइस. वी हैव लॉन्च द एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्लस मेंस टेस्ट सीरीज, जहां पे आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे. टारगेट ईयर कौन सा है? 2024 का एसबीआई का एग्जामिनेशन, जहां पे चैप्टर वाइज सेक्शनल क्विज, करंट अफेयर्स टेस्ट, फुल एंड मॉक टेस्ट, आपको एक कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज मिलेगा इन टर्म्स ऑफ टेस्ट प्रिपरेशन हियर. और इस टेस्ट सीरीज को आप अभी अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड फ्लैट SBI 80, जहां पे आपको फ्लैट 80% ऑफ मिलेगा. और ये टेस्ट सीरीज आपको मिल सकती है इन द रेंज ऑफ ₹720 ओनली. So let's begin with the first question for the day of the today, that is regarding the हॉकी इंडिया फॉर्मर कैप्टन रानी रामपाल. सो रानी रामपाल जी ने रिसेंटली रिटायरमेंट ली थी, ठीक है. शी वाज द यंगेस्ट प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द सीनियर लेवल हॉकी. तो अराउंड 14 ईयर्स की एज से जब वो इंडिया में आके इन्होंने खेलना स्टार्ट किया था ओलंपिक्स क्वालिफायर से कजान में, जहाँ पे इन्होंने मैच अपने खेलने स्टार्ट किए थे. नाउ टू ऑनर हर, what Hockey India has done is they have retired her jersey number. So question is, what is the jersey number that has been reserved in her honor? ठीक है जी, तो बताइए जी क्या है इसका आंसर. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नंबर 28 इज द राइट आंसर है. नंबर 28 जर्सी. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. अब आप देखिए स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस नाउ दे आर गेटिंग लिटिल बिट टफर इन द एग्जामिनेशन, तो कहीं ना कहीं इन डेप्थ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा था, 14 ईयर्स में डेब्यू किया है, 2008 में किया था इन द ओलंपिक क्वालिफायर्स एंड कंसर्न, ठीक है. तो ये तीनों के तीनों डाटा आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए. और हर जर्सी नंबर इज 28, दैट्स अनदर पॉइंट. लेट्स मूव टवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो 31st एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसको हम सिम्बेक्स बोलते हैं, वो हुई है. आपको मुझे बताना है ये कहाँ पे हुई है, व्हाट इज द प्राइमरी लोकेशन फॉर दिस. तो जनरली क्वेश्चंस बैंक में बहुत पूछे जाते हैं. पहली बात आपको ये पता चाहिए कि सिम्बेक्स एक्सेस किसके बीच में, इट्स बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया. देन कौन सा एडिशन था? 31st एडिशन था. इंडिया में हो रहा है. इंडिया में कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है जी ये विशाखापट्टनम में, ठीक है. सो इट इज इन विशाखापट्टनम वेयर दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस हियर. ओके, अब हम बात करते हैं, आपने एक और एक्सेस पढ़ी होगी, नसीम अल बहार. नसीम अल बहार, तो ये किसकी एक्सरसाइज है? ये इंडिया और ओमान की एक्सरसाइज है, ठीक है. फिर आपको आ जाता है धर्म गार्डियन, ठीक है जी. मित्र शक्ति, धर्म गार्डियन, ये कॉमन एक्सेस चलती रह रही है. तो मैं क्या करूँगा, एक्सेस के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, जैसे जैसे आप पेपर की तरफ बढ़ रहे हो, एक्सेस के लिए बेसिक चीज़ करो. यहाँ पे लिखो कंट्री का नाम और यहाँ पे लिखो एक्सरसाइज का नाम. जनरली इंडिया के साथ होती हैं तो वो सारी आप लिख सकते. जैसे नसीम अल बहार, ओमान लिखा, नसीम अल बहार लिख दिया. वैसे ही सिंगापुर लिखा, सिम्बेक्स लिखा. इस तरह का एक टेबल बना लीजिए, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा फॉर रिमेंबरिंग दिस एक्सरसाइजेस, ठीक है जी. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो देखो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हो चुके हैं, विच विल बिकम द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है जी. तो आपको मुझे बताना है यहाँ पे पहले, बिफोर वी कम टू दिस क्वेश्चन हियर, दैट हु वाज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिकॉज इन्होंने किनको रिप्लेस किया. दैट इज मिस्टर चंद्रचूड़ सर, ठीक है. DY चंद्रचूड़ हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. उनकी टेन्योर खत्म होने वाली है. अब उनके बाद नेक्स्ट जज कौन बनेंगे? मिस्टर संजीव खन्ना. सो जस्टिस संजीव खन्ना इज गोइंग टू बी दी 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हियर. ना तो क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू इज, ही विल बी गेटिंग रिटायर. तो अब वो रिटायर कब होंगे? कब रिटायर होंगे जी? दैट इज ऑन 13th of May 2025, ठीक है. ऑफकोर्स अराउंड वो 65 ईयर्स के उस टाइम पे हो जाएंगे. तो जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं वो 13th of May 2025 को वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है जी. और नवंबर 11 2024 को जो है उनकी टेन्योर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. नाउ वी टॉक्ड अबाउट, इफ आई टॉक अबाउट स्टैचू लेडी, हमने जो जस्टिस लेडी है हमारी स्टैचू, उसका स्टैचू अनवील हुआ था, जहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो ब्लाइंड फोल्ड है वो अनवील कर देंगे टू शो दैट इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, सबको इक्वल नज़र से देखा जा रहा है. तो पहला आता था ना लॉ इज ब्लाइंड, उसको चेंज करके क्या बोला था, अब हम सबको इक्वली ट्रीट करें, इक्वली देख रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन की बुक वाज बीइंग देयर, स्टैचू ऑफ लेडी, स्टैचू ऑफ
जो लेडी हमारा बना उसमें वो चीज़ भी थी। उसके बाद में अगर आपसे क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है 50th सीजीआई कौन है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया कौन थे। ठीक है जी, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस हीरालाल कानिया, हीरालाल कानिया। ये थे हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ, सॉरी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 51st है संजीव खन्ना, 50th कौन है, मिस्टर चंद्रचूड़, जो कि प्रेजेंट जज थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। सो गाइस, IIM शिलोंग हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI to promote an entrepreneurship in the northeastern region. So what is the name of the program which is being introduced under this partnership to support aspiring entrepreneurs? तो क्या है, aspiring entrepreneurs को support करने के लिए एक initiative launch है, उसका नाम क्या है? The name of this initiative is, that is option number B, Skill to Entrepreneurship Model Program, STEM program. तो हुआ क्या है, Indian Institute of Management Shillong have signed an agreement with Small Industrial Development Bank of India to basically fostering the entrepreneurship culture in the northeastern India. ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग और इंक्यूबेशन प्रोग्राम को एनहांस करना चाहते हैं, और इसके अंडर हमने जो प्रोग्राम का लॉन्च किया उसका नाम है SCAM program, that is Skill to Entrepreneurship Model Program here, which will help the aspiring entrepreneurs, and they will be providing the necessary skills, knowledges and mentorship so that they could be a sustainable business here. This initiative is actually going to offer you an 18 months of internship. तो ये भी याद रखना थोड़ा सा, कितने मंथ्स की ट्रेनिंग है, 18 मंथ्स की है। ठीक है, एंड कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, 30 पार्टिसिपेंट्स होंगे। चलिए जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो गाइस, रिसेंटली विच इंडियन कंपनी हैज बिकम a member of the International Copper Association and aims to contribute to the copper value chain for the global net zero transmission? तो क्या है इसका नाम? ठीक है, the name of that company is Hindelco. ठीक है, सो हिंडेल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है हिंडेल्को से अंदर, हिंडेल्को किसकी सब कंपनी है? हिंडेल्को सब कंपनी है जी आदित्य बिरला ग्रुप की। जी गाइस, हिंडेल्को लिमिटेड इज अ सब ग्रुप और इज अ पार्ट ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। ठीक है, जो कि 1958 में बनी थी। ठीक है, एंड हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन हियर। हिंडेल्को एक्चुअल में क्या है, ये ना लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम इन इंडिया। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, अब इससे होगा क्या, वी विल गेट ग्लोबल कॉपरेशन, ग्लोबल कॉपर कम्युनिटी है उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, एज वेल एज इसेंशियल चेन बन सकता है फॉर द नेट जीरो ट्रांजिशन ऑफ इंडिया। अब हम हिंडेल्को से बात करें तो अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें तो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था। ठीक है, महारत्न कंपनी। ठीक है, हिंडेल्को ने, वो क्या था, हिंडेल्को से बच्चे कंफ्यूज हैं, यहाँ से हो सकते हैं हॉल से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को क्या बोला था, अभी ये बनी है महारत्न कंपनी। ठीक है ना, रिसेंटली महारत्न कंपनी बनी, जो हम पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो ये महारत्न कंपनी बनी थी, तो अब कितनी महारत्न कंपनी तो हमें पड़ता है, अराउंड 14 महारत्न कंपनीज इंडिया में हैं। एग्जाम्पल क्या आती है, गेल है, सेल है, तो ये हमारी महारत्न कंपनीज बन जाती हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से जब आप कोई चीज़ रिलेट कर दो, जैसे अब आपने हिंडेल्को पढ़ा तो बहुत बच्चे कन्फ्यूजन, हिंडेल्को अभी हेल पढ़ा था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो कन्फ्यूजन क्या था, हेल इज महारत्न, हिंडेल्को इज कॉपर एसोसिएशन। तो ऐसे आपको चीज़ें याद करनी है। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो गाइस, रिसेंटली विच टेक जायंट हैज पार्टनर्ड विद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू बिल्ड द एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, जहां पे ऑब्जेक्टिव उसका क्या है, विच विल सप्लाई यू अ ब्लैकवेल एआई प्रोसेसर फॉर अ 1 गीगावाट डाटा सेंटर इन जामनगर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जी बिग एआई जायंट्स, दैट इज नवीडिया। एब्सोल्युटली राइट, नवीडिया इज द राइट आंसर हियर। नवीडिया ने टाई अप किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए, तो क्योंकि वो क्या करेंगे, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे इंडिया के अंदर। ठीक है जी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ये एक्सपेक्ट साइन किया है, जहां पे नवीडिया अपना ब्लैकवेल एआई प्रोसेसर जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। कहाँ पे, जो रिलायंस अपना एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है जामनगर में। इसके साथ क्या था, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो GB200, ठीक है, दे विल डिप्लॉय NVIDIA's GB200 सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी सो दैट वो एक मैसिव एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। तो ये GB200 भी याद रखना है, GB200 ब्लैकवेल एआई प्रोसेसर, दैट इज अ थिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर। क्योंकि अगर आप एआई की बात कर रहे हैं तो आपने देखिए एक ना इकोनॉमिक सर्वे में बात आई थी जनरेटिव एआई की, तो उन्होंने बोला था कि जनरेटिव एआई से सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा। देखो एआई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जनरेटिव एआई से सबसे नुकसान किसको होगा, बीपीओ को होगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो तो एआई बेस पे आप क्या बना रहे थे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन आपने स्टार्ट किया, वहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं एआई को लेके आ रहे हो।
तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इंडिया अब क्या कर रहा है, एआई सिस्टम को ज़्यादा लेकर आ रहा है। जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में हम क्या कर रहे थे, वी वांट टू यूज़ एग्री स्टैक, ठीक है, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था जब मैंने आपके साथ डिजिटल एजुकेशन मिशन पढ़ा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं जहाँ पे आपके सारे डाटा इकट्ठे हो जाएंगे और उसके थ्रू एआई की जनरेशन से आप ये बताओगे विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड कि यहाँ पे कौन सी क्रॉप लगनी चाहिए, कितना इसका प्रोडक्शन हो सकता है। अगेन एआई विल बी यूज हियर, ठीक है। इंडिया का खुद का इंडिया एआई मिशन है जो मैंने आपको पढ़ाया पिछली क्लासेस में। इंडिया ने अपना एआई मिशन स्टार्ट किया जहाँ पे इंडिया बोल रहा है कि हमें किस किस सेक्टर में एआई को यूज़ करना है। ओके, सो दिस इज हाउ व्हेन आई टॉक अबाउट एआई सेक्टर है, बिकॉज अब आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी एआई के बेस पे, ठीक है। एआई रोबोट्स हैं, उसके बाद क्या है एआई एंकर सना, उनको अवार्ड मिला हुआ है एआई एंकर सना। तो ये बेसिक चीज़ें आपको जो हैं वो पता होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू एआई आल्सो, बिकॉज दिस ईयर दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। अब आते हैं जी बेस्ड ऑन द रीसेंट इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस इन अक्टूबर 2024 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर। इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीडीपी फोरकास्ट जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको हल्का सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक पैराग्राफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे। जनरली पेपर में इतने स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे, जनरल में आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो दैट्स व्हाई आई हैव ट्राइड टू आस्क यू एज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आपको कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हुआ क्या है, रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने जो जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडिया है उसको रिवाइज किया है, ठीक है। और ये सारे रिवाइज फॉरकास्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे फाइनेंशियल ईयर 25 की बात कर रहे हैं। तो क्या एनआईपीएफपी ने जो फॉरकास्ट है उसको 6.9 से 7.1% रखा है। जो आरबीआई है क्या उसका प्रोजेक्शन 7.2% है और एसएनपी का प्रोजेक्शन 7.8% है या 6.8% है। तो क्वेश्चन इज आस्किंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे अगर आपको तीनों याद है तभी आंसर हो सकता है, नहीं तो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 भी पूछा गया है। अगर एक पता है कि कौन सा सही है तो शायद एलिमिनेशन भी लगा लो, ठीक है। चलिए, सो व्हाट शुड बी द आंसर हियर, आंसर हियर इज गाइस ऑप्शन नंबर सी, ओनली द थर्ड इज करेक्ट बिकॉज एसएनपी का प्रोजेक्शन जो था वो था अराउंड योर 6.8%। So this is the important growth outlook that you need to remember here. IMF ने growth projection इंडिया किया था 7% for financial year 25, S&P ने 6.8% किया है, World Bank 7%, RBI in its latest monetary policy committee report it has set 7.2% here. फिर आता है NIPFP जिसकी हम बात करें, इनका प्रोजेक्शन था 6.9 टू 7.1% और मूडी का अराउंड 7.1% था। इसके अलावा एनआईपीएफपी ने ये भी बोला है कि जो पहले प्रोजेक्शन था यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, पहले प्रोजेक्शन था 7.1 टू 7.4% के बीच में रेंज रहेगा, बट अब इसको डिक्लाइन करके बोल जाएगा कि 6.9 से 7.1% की रेंज में यहाँ पे आ सकता है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, यूरोपियन पार्लियामेंट रिसेंटली अनाउंस द 2024 सैखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट विनर्स। देखो सैखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट विनर्स किसको मिला है, मैरिया कॉर्निया मैकेडो एंड एडम्यूनो गोंजेला यूरोशिया। सो इनको ये अवार्ड मिला है। अब देखो जनरली अगर आप खुद करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जैसे बोलते हैं ना बैंक के क्वेश्चन यार सैंपल ही हो रहे होंगे, अब जितना आपने पढ़ा है वो सब क्वेश्चन में ही आ गया। और ये चीज़ें बहुत बार बात है एग्जामिनर्स में जाके होती है। बहुत बच्चे, मैं बच्चों से बात करता हूँ तो बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये चीज़ बहुत होता है कि जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो तो क्वेश्चन पूछ ली। यही तभी तो हम कह रहे हैं कि इंडेक्स पेपर क्या मतलब, उसका मतलब ही ये है। जैसे अगर इस क्वेश्चन को देखो तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने अनाउंस किया था जिसका नाम था सैखरोव प्राइज, सैखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट, ठीक है। किसको मिला इस साल, मैरिया कैरियोना मैकाडो एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट एडम्यूनो गोंजेलेस यूरोशिया को ये अवार्ड जो है वो मिला गया है फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द 2023। क्वेश्चन पूछा गया कि किनको पिछले साल 2023 में अवार्ड मिला था, किसको मिला था जी। द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, जीना महसा अमीनी। जीना महसा अमीनी जो थी वो ईरान की लेडी थी, ठीक है, शी वॉज अ लेडी फ्रॉम ईरान। उन्होंने क्या हुआ था, बिकॉज शी फॉट अगेंस्ट द हिजाब मूवमेंट ऑफ ईरान, शी फॉट अगेंस्ट दैट मूवमेंट, उनको अरेस्ट किया गया था, उनको टॉर्चर किए गए थे और उनकी डेथ हो गई थी इन द ईरान कस्टडी। सो फॉर हर द अवार्ड्स वर अनाउंस्ड प्रीवियस ईयर, दैट इज ऑन जीना महाशा अमीनी, ठीक है। जीना महाशा अमीनी जी को ये अवार्ड मिला था, पोस्टह्यूमसली मिला था इन द ईयर 2023। रिमेंबर शी वाज फ्रॉम विच कंट्री, शी वाज फ्रॉम ईरान, ठीक है। तो ये ईरान की लीडर, ईरान से हमने अभी पढ़ा था, ईरान किसके साथ वॉर करा, ईरान इजराइल वॉर चल रही थी, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमने अभी पढ़ी थी रिसेंटली। फिर अगर मैं बात करूँ पास्ट रिसिपिएंट्स ऑफ द अवार्ड, तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला हो गए
Alexei Navalny, so they have also received the award of this ऑफ द अवार्ड. अवार्ड कौन अनाउंस करता है? यूरोपियन पार्लियामेंट इसको अनाउंस करती है. अब ये अवार्ड है क्या? ये यूरोपियन यूनियन का हाईएस्ट ह्यूमन राइट्स ऑनर अवार्ड है. दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का सिविल अवार्ड तो हो नहीं सकता, यूरोपियन यूनियन का हाईएस्ट ह्यूमन राइट्स अवार्ड है. अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? वो है भारत रत्न. इंडिया के केस में सबसे हाईएस्ट सिविलियन, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई ह्यूमैनिटेरियन ऐसा नहीं मिलता, सिविलियन अवार्ड मिलता. तो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया में केस में कौन से है? भारत रत्न. ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन. उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ, ये अवार्ड जो है ये एंड्रे सैक्रोफ के नाम पे बनाया गया था, जो कि बहुत फेमस सोवियत फिजिसिस्ट थे. ठीक है जी. और इम्पॉर्टेंट क्या है, इट बेसिकली गिव्स अवार्ड्स टू दोज इंडिविजुअल्स or those organizations which are championing themselves in human rights, democracy as well as the rule of law here. Then comes to the next question, guys. The second edition of the Chanakya Defense Dialogue 2024 has taken place in New Delhi. Now before I come to the question, I have a simple question for you. आपको मुझे बताना है फर्स्ट एडिशन कब हुआ था. आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई इसका फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था. 2023 में पहला एडिशन तो कहाँ पे हुआ था फर्स्ट एडिशन? सेकंड तो दिल्ली में हुआ है. आई वुड से पॉज हियर, फटाफट में आंसर लिखो अपने पास और देखो क्या होगा इसका आंसर. फर्स्ट एडिशन में कहाँ पे हुआ था गाइस? दैट वाज इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में ही आपका पहला एडिशन हुआ था, दूसरा भी वहीं पे हुआ है. ठीक है. अब क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ मैं आपको कि ये जो चाणक्य डायलॉग्स होते हैं इनका फोकस क्या था इस बार का, यानी कि कौन सी थीम थी? नेशन बिल्डिंग थ्रू मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, एडवांसिंग इंडियाज ग्लोबल सिक्योरिटी लीडरशिप, drivers in nation building, fueling growth through comprehensive security, or strengthening the diplomatic alliances for national security, or future for warfare and national unity. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द थीम इज drivers in nation building, fueling growth through comprehensive security is the answer here. और objective क्या है? It is a part of one of the vision of विकसित भारत at the rate 2047 here. चलिए अगला क्वेश्चन आता है. Recently guys, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास has received the ग्रेडिंग. तो ग्रेडिंग मिली है उनको अंडर द सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स बाय द ग्लोबल फाइनेंस. तो ग्लोबल फाइनेंस जो है उनकी एक रिपोर्ट आती है सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड, जहाँ पे हमें हमारे गवर्नर साहब को कौन सी रेटिंग मिलती है वो आपको मुझे बताना है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिए, ये कंजेक्टिवली सेकेंड टाइम उनको यही रेटिंग मिली है. ठीक है. एंड ही हैज बीन अवॉर्डेड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन एरियाज लाइक इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड करंट स्टेबिलिटी है. तो ही हैज रिसीव्ड ए प्लस कैटेगरी, उनको ए प्लस जो है ग्रेड मिला है. जैसे हमें मिलते थे स्कूल में ए बी प्लस, तो ए प्लस होता है सबसे हाईएस्ट ग्रेड. ठीक है जी. तो अगर मैं बात करूं सबसे हाईएस्ट ग्रेड होता है ए प्लस, सबसे लोएस्ट ग्रेड क्या होता है? एफ. यानी कि जिनको बोलते हैं वो गवर्नर जो कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो फेलियर हो चुकी हैं, बिकॉज दे आर फेलियर इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट्स और स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो जैसे मैंने आपको बोला कि उनको कंजेक्टिवली सेकंड कंजेक्टिव ईयर ए प्लस ग्रेड मिला है. तो ये सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड एक्चुअल में क्या है? सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड इज अ रिपोर्ट which is published annually since 1994 where central bank governors of the countries from around 100 countries, ठीक है, they are being governed on the parameters like टेरिटरीज, रीजन्स, यूरोपियन यूनियन, सेंट्रल बैंक्स जो हैं उन सबको यहाँ पे जो है बेसिकली रैंक किया जाता है. दे आर बीइंग ग्रेडेड हियर. ग्रेड्स मिलते हैं ए प्लस टू एफ, जो मैंने आपको अभी बताया, जहाँ पे आपका सक्सेस है क्या आपने जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बेटर हैं या नहीं है. तो दिस इज अ थिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर विद रिगार्ड्स टू मिस्टर शक्तिकांता दास हियर. अभी मैं शक्तिकांता दास के बारे में क्या पढ़ा के आया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कि भाई आरबीआई का ग्रोथ फॉरकास्ट कितना था? 7.2%. तो ये आपको पता होना चाहिए. इंडिया रिसेंटली वन ऑफ द कंट्रीज बना जिसने 700 बिलियन से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आया उसके पास. तो ये भी आपको पता, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 700 से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आया था. तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंडिया हैज़ बिकम द कंट्री, कौन सी कंट्री बना है इंडिया टू अचीव अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ मोर देन 700 बिलियन? फटाफट बताओ जी. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मोर देन 700 बिलियन. तो मुझे बताओ इसका आंसर. अब यहीं पे मैं चाहूँगा, देखो अगर आप गाइस तैयारी कर रहे हो तो आई वुड से यहीं पे आप मुझे बताइए. ठीक है जी.
ठीक है। सो इंडिया कौन सी कंट्री बना है टू बिकम दी टू सरपास 700 बिलियन यूएस डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ओके, और आपको मुझे ये भी बताना है इंडिया का रैंक क्या, नंबर 1 पे कौन है। चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, दैट इज ऑन द 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। सो 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, ये हुई है गुजरात में। यहीं पे अनाउंस किया गया था कि 18th कहाँ पे होगी, हरियाणा में होगी। कौन करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स करवा रहा है। और इसके अंदर कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं। तो अभी हमने एक अवार्ड पढ़ा था, यूरोपियन पार्लियामेंट का अवार्ड पढ़ा है मैंने अभी ना, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो मिला था, जिसमें हमने 2023 में डिस्कस किया, अमीनी जी को अवार्ड मिला था फ्रॉम ईरान। नाउ माय आस्किंग यू क्वेश्चन इज कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिगार्ड्स टू द अवार्ड्स दैट वर गिवन हियर। सो भुवनेश्वर वन द अवार्ड इन द सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सूरत was recognized as the city with the best non-motorized transport system. ठीक है जी। कोची received the award for the city with the most sustainable transport system and Mumbai Metro was awarded the best passenger services and satisfaction system. तो यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकंड स्टेटमेंट गलत है बिकॉज सूरत नहीं श्रीनगर है। ठीक है जी, वहाँ पे आंसर आ जाएगा श्रीनगर। अब क्या है, 17th अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस, जैसे मैंने आपको बोला गुजरात में हो रही है, और थीम क्या थी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस। 18th कहाँ पे होगी, हरियाणा में होगी। और अब अवार्ड्स की बात, जैसे मैं को बोलता हूँ नॉन मोटराइज में कौन है, श्रीनगर है। ठीक है जी। सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट इज कोची। बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ का है, भुवनेश्वर का है। सेफ्टी के मामले में कौन आता है, गांधीनगर। तो सेफ कौन है, गांधी जी हैं। ठीक है जी, गांधीनगर। इंटेलिजेंट कौन है, सूरत। तो बोलते हैं ना सूरत से इंटेलिजेंट दिख रहे हो, तो इंटेलिजेंट इज सूरत। ठीक है जी। फाइनेंसिंग, फेनिया कहाँ ही खा रहे हो, जम्मू ही खा रहे हो, तो फेनिया से फाइनेंसिंग याद रखना, फेनिया इज जम्मू। ठीक है जी। इन्वॉल्वमेंट, तो हर जगह में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है बेंगलुरु की। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना बहन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ से बेंगलुरु याद कर सकते हो। सो बेस्ट इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांसपोर्ट इज बेंगलुरु। देन मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन इज अगेन बेंगलुरु है। और बेस्ट पैसेंजर सर्विसेज को याद रखना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है भुवनेश्वर का, बट बेस्ट पैसेंजर सर्विसेज एंड सेटिस्फेक्शन इज इन द स्टेट ऑफ मुंबई, मेट्रो रेल। ओके, मेट्रो रेल विद द बेस्ट पैसेंजर। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, इसी कैटेगरी में अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे, सो आई हैव इंक्लूडेड दैट कैटेगरी, ताकि एक बार आप उसको भी रीड कर लो अच्छी तरह से। ओके चलिए जी, अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली द कंजर्वेशन साइंटिस्ट मिस्टर बिभव कुमार तालुकदार हैज बीन अवॉर्डेड विद द हैरे मेसल अवार्ड बाय IUCN। IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब ही हैज असिस्टेड, देखो फिर यहां तक क्वेश्चन खत्म हुआ, अब आता अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ही हैज असिस्टेड विच इंडियन स्टेट इन एग्जीक्यूटिंग द इंडो राइनो विजन 2022 ट्रांसलोकेट वाइल्ड राइनोस। तो कहां पे किया है, कौन सी स्टेट थी, उसका आंसर है जी असम। असम इज आंसर। देखो राइनो से याद रखना, असम सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है। अब अगर मैं इनकी बात करूं, बिप्लब कुमार तालुकदार सर की बात करूं, तो इनको रिसेंटली अवार्ड मिला है। ये अवार्ड दिया किसने है, दिस इज गिवन बाय द स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन। ठीक है, लीडरशिप ऑफ द स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ द IUCN। तो स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन इनको ये अवार्ड दिया है फॉर द कंजर्वेशन लीडर। अब अगर मैं स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के अंदर बात करूं, तो ही इज अ मेंबर ऑफ द कमीशन। ठीक है, ही हैज बीन एसोसिएटेड विद दिस कमीशन सिंस 1991 एंड ही हैज आल्सो बिकेम द चेयर ऑफ द कमीशन इन 2008। अंडर हिज चेयर इन्होंने इंडिया में भी एक मीटिंग करवाई थी। इनके अंदर 3 मीटिंग्स हुई थी, जिसमें से एक मीटिंग कौन सी थी, इंडिया के अंदर हुई थी। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है बेसिकली इन द कंजर्वेशन ऑफ द राइनोसर, और उसी केस में ही हैज़ आल्सो असिस्टेड द असम गवर्नमेंट इन एग्जीक्यूटिंग द इंडिया राइनो विजन फॉर द ईयर 2020। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने बोला कि अराउंड 22 वाइल्ड राइनोज जो हैं उनको हमने ट्रांसलोकेट किया था, बट द पॉइंट इज कि कौन सी स्टेट थी वो आपको पता होना चाहिए अबाउट दिस स्पेसिफिक पर्सन हियर। ठीक है जी, तो अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने नोबेल प्राइज डिस्कस किए थे यहाँ पे, अब हमने आज 3 अवार्ड्स डिस्कस किए हैं, अभी अर्बन मोबिलिटी अवार्ड्स डिस्कस किए हैं, डिस्कस अबाउट दिस हैरी मेसल अवार्ड, कौन देता है, IUCN देता है। फिर हमने जो शैक्रॉव प्राइज है वो भी डिस्कस करें, जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट का हाईएस्ट अवार्ड है। ओके जी, चलिए जी, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नाफेड। ठीक है, नाफेड क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बताना है इनके कौन मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। दीपक अग्रवाल, सत्य श्रीनिवास, विजया किशोर रहतकर और नोएल टाटा। तो क्या है जी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी,
दीपक अग्रवाल विल बी द आंसर हियर, ठीक है, सॉरी फॉर द टाइपिंग एरर हियर। दीपक अग्रवाल जी बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाफेड। अब देखिए एल सत्य श्रीनिवास सर को क्या बने थे, वो हमारे बने हैं द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो ये अब क्या बन जाएंगे, सीईओ बन गए हैं किसके, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सीईओ ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में विजया किशोर हत्कर जी के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, वो क्या बनी है, वो बनी है चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन बनी है। देन हमने नोएल टाटा सर के बारे में पढ़ा था। नोएल टाटा बेसिकली क्या है, नोएल टाटा टाटा ग्रुप ट्रस्ट के चेयरमैन बन चुके हैं, ठीक है। तो जो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं वो बन चुके हैं नोएल टाटा एंड ही हैज, मतलब कि रतन टाटा सर की डेथ हो गई थी तो उनके बाद नोएल टाटा उनके जो ब्रदर हैं वो बने हैं, ठीक है। तो दिस ऑल पर्सन यू शुड हैव एन आइडिया ऑल्सो। अब मैं विजय किशोर हत्कर जी की बात करूँ तो इन्होंने किनको रिप्लेस किया था, रेखा शर्मा को, ओके। चलो जी, अगला क्वेश्चन आता है, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद सोलेक्स एनर्जी टू ऑफर सोलर फाइनेंसिंग ऑप्शंस with up to 10 crores under the सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस स्कीम। ये अपने बैंक की स्कीम है सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस स्कीम। तो कौन से बैंक ने पार्टनरशिप किया, कौन से बैंक है, बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्चुअली पार्टनर्ड विद द सोलेक्स एनर्जी टू ऑफर द सोलर फाइनेंसिंग, ठीक है जी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप किया और किसके अंडर किया, जो सोलर सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस स्कीम है, किसकी है, एसबीआई की स्कीम है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस स्कीम कौन से बैंक की स्कीम है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है, जहां पे वो 10 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करते हैं फॉर एडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, बिकॉज देखो आपको सिर्फ, मैं बहुत बार बोलता हूँ ये चीज़, आप हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी भी आनी है। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमें एक पॉइंट पता लग गया, बट हमें पता चला ये स्कीम, तो मैंने इसको नोट कर लिया। अब मुझे इसके बारे में एक पॉइंट पता चला तो मैंने उसको नोट कर लिया। इस तरह से आपको चीज़ों को प्रिपेयर करना है। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो इंडिया की सोलर स्कीम कौन सी है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, अ सोलर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के हमने गवर्नमेंट ने बोला भाई आप अपने घर पे रूफ टॉप सिस्टम लगा लीजिए, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी हम आपको 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ फ्री कर देंगे। उसके ऊपर अगर है तो आप सेल कर सकते हैं, आप 3 किलोवाट तक का रूफटॉप सिस्टम जो है वो लगवा सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला हम आपको सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, जितनी 60% अप टू 2 किलोवाट और एडिशनल 40% अप टू 2 to 3 किलोवाट, एडिशनल 40% मिल जाएगा, 60 और 40। फिर गवर्नमेंट ने बोला भाई पर यहाँ पे सब्सिडी हम देंगे कितनी, इतनी तो दे देंगे बट कितनी लिमिट है, अगर 1 किलोवाट का सिस्टम है तो भाई 30,000 देंगे, 2 किलोवाट का सिस्टम है तो हम 60,000 देंगे, और अगर 3 किलोवाट का सिस्टम है तो हम 78,000 रुपीज़ देंगे, ठीक है जी। तो ये गवर्नमेंट ने बोला हम सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इसी तरह से आप चीज़ें रिलेट कीजिए। देखो सोलर आया तो हमने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हमने उससे बात कर ली, ठीक है। सोलर से क्या याद कर सकते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 101st मेंबर बना है, कौन बना था, नेपाल बना है, नेपाल became the 101st member of International Solar Alliance. Again a very important scheme with regards to India. देखो मैंने इलेक्ट्रिसिटी की बात है तो मैंने सूर्य घर योजना की बात कर दी। अब आते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर। आईएसए हेडक्वार्टर कहाँ पे, गुरुग्राम में है। ये वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में बना, पहला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में बना है। अब 3 हो चुके हैं, एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दूसरा है आपका CDRI कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और तीसरा कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा इप्स, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में। आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ पे था, गुरुग्राम में है। इसका 101st मेंबर बना है, जो कौन बना था, नेपाल बना था। 100th कौन बना था, पैराग्वे बना था। इसका एम क्या होता है, इसका एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है, इसका नंबर होता है टुवर्ड्स 1000 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1000 मिलियन पीपल और 1000 गीगावाट ऑफ एनर्जी हमें प्रोड्यूस करने विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी बाय द ईयर 2030, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्टिव था टुवर्ड्स 1000 बाय द ईयर 2030। फिर अगर मैं फर्दर ऑन बात करूं आईएसए के बारे में, तो इंडिया और फ्रांस, इंडिया का ब्रेन चाइल्ड था बट इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्टार्ट किया था एट द पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी।
सो दिस इज द थिंग हाउ यू हैव टू रिलेट, क्योंकि मैं आपको बोलूंगा जितना जैसे से आप जितना रीड करोगे, जितना चीज़ें समझोगे, उतना आपके लिए रिलेशन बनाना आसान हो जाएगा। वही चीज़ हमें करनी है, तभी ये चीज़ें आसान हो जाएंगी याद करनी। ठीक है जी, चलो जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब आता है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो कभी एसबीआई से फिर बैंक्स के ऊपर आते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को ना रिसेंटली एक कैटेगराइजेशन दी गई है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर वो फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज जो हैं उसको ऑफर कर सकते हैं। क्वेश्चन टू यू इज कौन सी कैटेगरी का लाइसेंस उनको मिला है। इट इज ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1, बैंकिंग सर्विसेज कैटेगरी ए, फॉरेन एक्सचेंज डीलर कैटेगरी 2, इंटरनेशनल डीलर कैटेगरी बी और ऑथराइज डीलर कैटेगरी 3। सो व्हाट शुड बी द आंसर हियर, एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन जो देखने में चाहे आसान लग रहा है बट बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनने वाला है पेपर में। क्या है जिसका आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1। सो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 लाइसेंस मिला है टू द उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिंपली कि विद दिस लाइसेंसिंग नाउ they could provide a range of foreign exchange services, products and services to the customers also. Okay, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which among the following bank has been awarded the title of best bank in India for 2024 by the Global Finance magazine। अभी देखिए हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में हमारे जो गवर्नर हैं आरबीआई के मिस्टर शक्तिकांत दास, उनको क्या मिला है, ही हैज़ बीन अवार्डेड द ए प्लस कैटेगरी। अब आते हैं बैंक्स के ऊपर भी, ये ना एनुअल बेस्ट बैंक्स अवार्ड्स जो हैं वो अवार्ड अनाउंस किए गए हैं। ये जब IMF और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स होते हैं उसके साइड लाइन पर ये इवेंट होता है, तो वहाँ पे 31st एनुअल बेस्ट बैंकिंग में बेस्ट बैंक इन इंडिया का अवार्ड किसको मिला है, दैट इज बीन गिवन टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। देखो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समझ के आया फटाफट में, कौन सी स्कीम थी, सूर्य शक्ति सोलर फाइनेंस स्कीम। ठीक है जी, सोलक्स के साथ पार्टनरशिप की है। और अब एसबीआई को एक चीज़ और मिली है, क्या मिला है उसको, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन में बेस्ट बैंक फॉर इंडिया अवार्ड भी मिला है एट द 31st एनुअल बेस्ट बैंक अवार्ड। ठीक है जी, एसबीआई वाज रिकॉग्नाइज्ड द बेस्ट बैंक अवार्ड। ठीक है, और ये जो मीटिंग हुई थी अलॉन्ग साइड दी IMF और जो वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स होती है वाशिंगटन में, उसमें हुई थी। दिस अवार्ड रिफ्लेक्ट्स, क्यों मिला है, क्योंकि फॉर द एक्सेप्शनल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस इंडिया। तो जो भी बच्चे आपके लिए एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहा है, आई वुड से जो चीज़ें एसबीआई रिलेटेड हो रही हैं फ्रॉम द पास्ट 3 to 4 मंथ्स, प्लीज हैव अ गो थ्रू थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग। अब आते हैं जी अगले क्वेश्चन के ऊपर, मारे शारापोवा। तो अभी रिसेंटली किया हुआ है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने हॉल ऑफ फेम जो है फॉर 2025 दे हैव अनाउंस दिस थिंग। तो मारे शारापोवा एंड अमेरिकन ट्विंस बॉब एंड माइक ब्रायन बहुत फेमस, अगर आप टेनिस से थोड़ा सा रिलेटेबल हैं तो दे आर वेरी वेल नोन नेम ऑफ द टेनिस ईयर। उनको रिसेंटली इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में क्लास ऑफ 2025 में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब क्वेश्चन इज ऑन मारिया शारापोव। सो मारिया शारापोव जो हैं वो 5 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन थी, रशिया से बिलोंग करें, तो उनके बारे में दो बहुत हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स हैं। पहला बात है, शी बिकेम द फर्स्ट रशियन वुमेन टू रीच द वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग, तो कौन सी ईयर में वो वर्ल्ड नंबर 1 बनी थी। दूसरा है, उन्होंने ओलंपिक सिल्वर मेडल कौन सी ईयर में जीता था। This is again how, guys, this is how the examiner is now creating a sort of panic in a mind of a student कि मारिया शारापोवा, बॉब ब्रायन, माइक ब्रायन सबको याद हो गया। अब क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि कब जीता ग्रैंड स्लैम, यही पूछ रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने सारे ग्रैंड स्लैम्स भी जीते हुए हैं। तो आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है जी दैट इज ऑप्शन नंबर है 2005 एंड 2012। ओके, सो मारिया शारापोवा की मैं बात करूं, सो शी इज द वन ऑफ द ओनली 10 वुमेन टू अचीव द कैरियर ग्रैंड स्लैम इन सिंगल्स। तो ये चीज़ याद रखना, ये फर्स्ट एशियन वुमेन थी जिन्होंने 2005 में जो था वो नंबर 1 बनी थी, और उसके बाद उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक्स में, दैट इज इन द ईयर 2012। ठीक है, फिर 2016 में शी गॉट सस्पेंडेड बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन बिकॉज उन्होंने एक ड्रग यूज किया जिसका नाम था मेल्डोनियम। ठीक है जी, जो कि बैंड ड्रग था, देन शी वाज बैंड। ठीक है, शी अगेन रिटर्न इन द ईयर 2017, वो रिटर्न की, पर उन्होंने 2020 में अल्टीमेटली रिटायरमेंट ले लिया। शी इज फ्रॉम विच कंट्री, शी इज फ्रॉम रशिया। देन आते हैं ब्रायन ब्रदर्स, अमेरिकन ट्विंस, अमेरिकन ब्रदर्स बोला जाता है इनको, द ब्रायन ब्रदर्स, दैट इज बॉब ब्रायन एंड माइक ब्रायन। इन्होंने 16 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 16 ग्रैंड स्लैम मेंस डबल टाइटल्स दे हैव वन टुगेदर। ठीक है जी, दे हैव अगेन अ रिकॉर्ड, तो ये भी याद रखना, दे हैव द रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड्स टॉप रैंक टीम फॉर अ रिकॉर्ड 438 वीक्स। ठीक है जी, 52 वीक्स का हमारा एक साल होता, तो ऑलमोस्ट आप लगा लो 7-8 साल, 8 साल के आसपास की बात हो जाएगी ये। ठीक है, 8 अराउंड 8.5 ईयर्स, इतना टाइम दे वर नंबर 1, दैट्स अ रिकॉर्ड दे आर हैविंग। देन
They have won an Olympic gold at London 2012 and they have also been a part of the US डेविस कप विनिंग टीम. तो ये 438 वीक्स वाला पॉइंट जो है आप जरूर याद रखना. अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस, दैट इज ऑन द न्यूज़ थिंग भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. तो ये बिल्कुल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. द यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही हैज इन्फॉर्म्ड दैट India will have its own space station by which year, that is by the year 2035. तो 2035 में इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन होगा जिसका नाम क्या है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. तो इंडिया ने काफी मिशन लॉन्च किए जिसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, चंद्रयान दैट इज ऑन मून. अब चंद्रयान 3 में हम क्या बना, वी विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च और टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून. तो वो चंद्रयान 3 की हमारी अचीवमेंट थी. फिर हमने स्टार्ट किया हुआ मंगलयान इज एक्चुअली ऑन, its other name is M, Mars orbiter mission is Mangalyaan. Then we have Gaganyaan जिसमें we want to send Indians into the space, Indian astronauts to be sent into space, that is known as Gaganyaan. तो अब इंडिया ने नया चीज लॉन्च किया, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, कि अब हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे, that is by the year 2035 here. Okay, so these were about our normal GA questions. अब बात करते हैं दो रिपोर्ट्स के ऊपर जो प्रोमिनेंट है, जो इन वीक्स में आई थी. वन ऑफ दैट इज वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट. सो आपको मुझे बताना है बेस्ड ऑन वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट जो कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिलीज हुआ है, उसके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है. ठीक है जी. तो क्वेश्चन है कि इंडिया का रैंक क्या आता है. तो क्वेश्चन मैंने पूछा है, इंडिया रैंक 79th आउट ऑफ 142 कंट्रीज इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स. फिर था अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज बांग्लादेश रैंक्ड एज द टॉप परफॉर्मर इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स. और फिर तीसरा क्या था, कंट्रीज विद द लोएस्ट स्कोर इन साउथ एशिया इंक्लूड्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश. अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली ये क्या है, 3 क्वेश्चन मिला के क्वेश्चन बना है. तो यही चीज है, क्योंकि आपको मेंस में 2 मार्क के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस 2 मार्क के फॉर्म में आपको पूछे जा सकते हैं. सो व्हाट शुड बी द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्टेटमेंट गलत है. ठीक है जी. कैसे, इसको समझते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है उन्होंने रिपोर्ट नहीं लॉन्च की जिसका नाम है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स. ठीक है, फॉर द 2023, जिसमें 142 कंट्रीज हैज बीन कवर्ड और ये 2009 से पब्लिश हो रही है. सबसे पहले टॉप 5 दैट इज DNFSW. ठीक है जी, डेनमार्क. ठीक है, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड जर्मनी. सो दिस इज द टॉप 5 कंट्रीज. ठीक है जी, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड जर्मनी. और बॉटम में कौन आती है, वेनेजुएला इज रैंक्ड एट बॉटम, प्रिसीडेड बाय कैम्बोडिया, अफगानिस्तान, हाइती एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ, ये बॉटम 5 कंट्रीज आती हैं. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इंडिया. तो इंडिया के केस में बोला गया कि इंडिया रैंक 79, इंडिया का 79th रैंक है जी इन टर्म्स ऑफ रूल ऑफ लॉ इंडेक्स. और अगर मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करो तो इंडिया का 9th रैंक है आउट ऑफ 37. रीजनली भी इंडिया 3rd है आउट ऑफ 6 कंट्रीज इन साउथ एशिया, जहाँ पे नेपाल टॉप है, बांग्लादेश नहीं था, नेपाल टॉप पे है, फॉलोड बाय श्रीलंका. तो नेपाल, श्रीलंका, इंडिया टॉप 3 में आता है. उसके बाद बांग्लादेश जो है वो लोएस्ट स्कोर कैटेगरी में आता है. तो 6 कंट्रीज है साउथ एशिया की जिसमें से इंडिया 3rd नंबर पे आ रहा है. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि नेपाल इज टॉप अमंग द साउथ एशियन रीजन, बट ओवरऑल नेपाल का रैंक 71 है. ठीक है, बिकॉज इफ दे कैन फर्दर आस्क यू क्वेश्चन, तो सिंपली आस्क यू कि नेपाल का खुद का रैंक क्या था, नेपाल का रैंक 71 था. ठीक है जी. और ये बोला कि 6 आउट ऑफ 6 कंट्रीज जो हैं उन्होंने डिक्लाइन देखा था पिछले साल, बट ऑफ द 6 कंट्रीज 5 हैड आल्सो डिक्लाइंड इन. ठीक है, तो अब जो है लास्ट 6 आउट ऑफ 6 कंट्रीज शो डिक्लाइन इन साउथ एशिया आल्सो. ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स फॉर द ईयर 2023. अब बात करते हैं जी फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स. मैंने आपको पिछली बार बोला था पिछली क्लास में कि हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को डिस्कस करेंगे. तो आपको मुझे बताना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है. इंडिया का रैंक है जी ऑप्शन नंबर डी 105. अगर मैं बात करूं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तो क्या मेन चीज डिपिक्ट की गई थी, डिपिक्ट किया गया था ये चीज कि यूनाइटेड नेशंस जो गोल है टू इंश्योर जीरो हंगर बाय 2030, रिपोर्ट ने बोला कि भाई वो लग रहा है नहीं हो पाएगा बिकॉज हंगर लेवल्स आर अलार्मिंग. ये 6 कंट्रीज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हंगर लेवल देखने को मिला. कौन था, ब्रुनेई, चैड, मेडागास्कर, सोमालिया, साउथ सूडान, यमन. ठीक है, यहाँ पे जो है आपका बहुत 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 ज़्यादा बुरा हाल है और ये सीरियस कंडीशंस में है. ठीक है जी. देन थीम क्या है, हाउ जेंडर जस्टिस कैन एडवांस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड जीरो हंगर.
तो इसके बाद पे डिस्कशन हुआ गया है। ठीक है जी, कौन कौन लेके आया, वेल्थ हंगर लेके आया, कंसर्न वाइल्ड लाइफ लेके आया, इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म कन्फ्लिक्ट. So these are the organizations who have brought the global gender gap index, sorry global hunger index, not gender gap, global hunger index, sorry for that. ठीक है जी. अब ये स्टेट ऑफ हंगर को ट्रैक करता है वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे रीजन, ठीक है जी, एंड इट ऑल्सो एड्रेसेस द प्लेसेस वेयर एक्शन टू एड्रेस हंगर इज बिंग डिस्कस है. तो 4 इंडिकेटर्स इसके कौन से हैं जी. ठीक है जी. सो दिस 4 इंडिकेटर्स आर अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड चाइल्ड वेस्टिंग. बहुत बार बच्चों को बेसिक टर्मिनोलॉजी ही नहीं समझ आती. अंडर नरिशमेंट का मतलब क्या है. ठीक है, जहाँ पे आपको जो कैलोरी इनटेक है वो कम है, इसको बोला जाता है ना बहुत केस में. जैसे अंडर नरिशमेंट के केस में इंडिया में कौन सी स्कीम आती है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण अभियान, पीएम पोषण, पोषण शक्ति निर्माण. तो हम वहाँ पे कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशनल वैल्यू से कैलोरी जो इनटेक है इनसफिशिएंट उसको सफिशिएंट बना रहे हैं. फिर आता है चाइल्ड वेस्टिंग. वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपका स्टूडेंट, अगर आपका बेटा या बच्चा 5 साल से कम है, उसका वेट इज लो एज कंपेयर टू इट्स हाइट, लो वेट एज कंपेयर टू हाइट, उसको बोला जाता है चाइल्ड वेस्टिंग. स्टंटिंग का मतलब होता है हाइट. अगर आपकी हाइट कंपैरेटिवली लो है देन इट इज नोन एज चाइल्ड स्टंटिंग. ठीक है जी, अंडर 5 इयर्स ऑफ एज. चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब होता है द चिल्ड्रन हु डाई बिफोर द 5th बर्थडे. ठीक है, दैट इज नोन एज चाइल्ड मोर्टेलिटी हियर. ठीक है, जो कि मिक्स हो सकता है न्यूट्रिशन और कोई भी अनहेल्थी एनवायरनमेंट के थ्रू. सो दिस आर द 4 थिंग्स, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी. इस चीज पे आपका इंडिकेटर ड्राइव होता है. और इनके स्कोर्स कैसे मिलते हैं, देखो अंडर नरिशमेंट का स्कोर है 1/3, चाइल्ड स्टंटिंग का कोर्स है 1, चाइल्ड स्टंटिंग की वैल्यू है 1/6, चाइल्ड वेस्टिंग 1/6, चाइल्ड मोर्टेलिटी 1/3. सो दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, बिकॉज अभी तक चांसेस, अभी तक ऐसे क्वेश्चन कभी तक नहीं पूछा गया, बट देखो आपको बेसिक पता होना चाहिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में. ठीक है जी, तो ये चीज़ होती है. बाकी अगर मैं अंडर लेटेस्ट पब्लिश डाटा जो मैं बात करूँ, तो जो भी इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं उनसे, जैसे यूएनएफएओ के बेस पे आपका अंडर नरिशमेंट का डाटा पिक किया जाता है, यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ, और मैं बात करूँ डेमोग्राफिक हेल्थ सिस्टम के बेस पे आपका चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग का डाटा उठाया जाता है, और यूएन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी के बेस पे आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी का डाटा उठाया जाता है. और ये हंगर लेवल होता है. अगर आप 50 से ऊपर स्कोर है तो आप अलार्मिंग हंगर पे, यही बोला गया कि अलार्मिंग हंगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग. ठीक है, फिर आता है सीरियस, और अगर 9.9 मतलब 9.9 से कम है तो उसको बोला जाता है लो ग्रीन हंगर इंडेक्स. ठीक है जी, लो हंगर लेवल. तो यहाँ पे 22 कंट्रीज है जो कि लो हंगर, जिनका स्कोर बिलो 5 था, तो इसीलिए रैंक 1 to 22 को कलेक्टिवली रैंक 1 बोला गया. तो सीधा 1 के बाद 23rd नंबर ही आता है, 1 to 22 में कोई रैंकिंग ही नहीं है. तो ये याद है, इसीलिए इसमें आपको टॉप 1 नहीं याद रखना, नंबर 1 याद नहीं करना पड़ेगा. बॉटम पे कौन है, बॉटम पे है जी बेलारूस, बॉस्निया, ठीक है जी, हर्जेगोविना, चिले, चाइना, कोस्टारिका. तो याद रखना वन ऑफ द मेजर थिंग इज चाइना है. जब आप इसको याद करोगे तो याद रखना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री यू नीड टू रिमेंबर इज चाइना, बिकॉज चाइना इज अमंग द बॉटम, अलार्मिंग कैटेगरी में आता है चाइना. ठीक है, तो ये याद रखना है. इंडिया का रैंक क्या है, 105 नंबर पे आता है. ठीक है जी, सॉरी दीज वर द कंट्रीज जिन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई, सॉरी. सो चाइना ने इंप्रूवमेंट दिखाई, बेलारूस, बॉस्निया, हर्जेगोविना, चाइले, इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई है, देयर रैंक है बीन इम्प्रूव्ड. अब आता है इसके बाद, ठीक है जी, इसके बाद ये नंबरिंग आती है. फिर आता है नंबर 1 तो बॉटम पे कौन है, सोमालिया है. ठीक है जी, सो इट्स अ एरर ऑन माय पार्ट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट थिंग. तो लास्ट पे सोमालिया आता है, प्रिसीडेड बाय यमन, चैड और मेडागास्कर. इंडिया का रैंक है 105. ठीक है जी, अब देखो अगर आप इंडिया की रैंक करें तो कहला जा रहा है कि इंडिया ने अपनी हंगर को इम्प्रूव किया है, वी आर ऑन अ इम्प्रूवमेंट साइड, बट स्टिल अभी भी हमारा हंगर लेवल काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, तो अराउंड 38.4% था, फिर 35.2 स्कोर हुआ, फिर 29.3, और अब हमारा स्कोर पिछले साल कंपेरेटिवली इंप्रूव है, दैट इज 27.3. सो दैट इज अ पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम इंडिया परस्पेक्टिव ऑल्सो. ओके जी, सो इंडिया का रैंक पिछली बार 111 था और इस बार हमारा रैंक कितना हो चुका है, दैट इज 105 इज द रैंक फॉर इंडिया दिस ईयर. ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंडिया के टारगेट्स की, तो गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शायद यू माइट नॉट बी एबल टू सी दिस थिंग. तो अगर मैं बात करूँ चाइल्ड वेस्टिंग में, ठीक है जी, अंडर नरिशमेंट की बात करूँ तो हमारा स्कोर है 13.7. चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें तो 19 to 23 हमारा स्कोर है 18.7. चाइल्ड स्टंटिंग की बात करोगे तो हमारा स्कोर है 35.5. और अगर मैं चाइल्ड
मोर्टेलिटी रेट की बात करता हूँ तो हमारा टारगेट है 2 पॉइंट, दिस इज द स्कोर ऑफ इंडिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, अंडर नरिशमेंट, ठीक है, इट इज 13.7, चाइल्ड वेस्टिंग इट इज 18.7, child stunting it is 35.5, and child mortality it is 2.9. so this is the important things you need to remember with regards to India here. ठीक है जी, तो ये चीज थी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बोले कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड उसका स्कोर कितना है 18.3, ठीक है जी। सब हमारे जो अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ एशिया वहाँ पे अभी भी हंगर बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है, ठीक है जी। तो ये 6 कंट्रीज जो मैंने आपको बताया था लास्ट में, दीज 6 कंट्रीज आर हैविंग अ वेरी हाई अलार्मिंग रेट, ठीक है। जैसे हमने देखा है स्कोर देखो 49, इट्स अ वेरी एक्सट्रीम लेवल ऑफ हंगर इज देयर। ब्रूनेई, चैड, मेडागास्कर, सोमालिया, साउथ सूडान और यमन ये एक्सट्रीम हंगर में आते हैं। उसके बाद गोल ऑफ जो जीरो हंगर था, उन्होंने बोला कि यार अब लग रहा है कि भाई वो उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे अगर हम इस हिसाब से चले। द वर्ल्ड वॉन्ट अचीव इवन लोअर हंगर लेवल अंटिल 2160। तो उन्होंने बोला कि भाई हम लोग तो अपने गोल से अराउंड 130 ईयर्स अवे हैं। तो दैट इज अ थिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर। और इंडिया के केस में क्या, इंडिया का चाइल्ड वेस्टिंग रेट ग्लोबली सबसे ज़्यादा है। तो कितना बढ़ाया था मैंने अभी, चाइल्ड वेस्टिंग 18.7, तो वो ग्लोबल लेवल पे सबसे ज़्यादा है इंडिया का चाइल्ड वेस्टिंग रेट। ओके, सो दिस वाज समथिंग दैट वाज डिस्कस्ड अबाउट दिस रिपोर्ट। और उसने बोला था एट द करंट पेस, ठीक है जी, तो कंट्रीज विल नॉट रीच लो हंगर, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये बोला गया था कि इट रिमेन्स दैट द पेस ऑब्जर्वेशन इज 2016, लो हंगर जो है वो 2160 तक ही हो सकता है, हम वहाँ तक भी हो जाए, ठीक है जी। रिकमेंडेशंस क्या दी हैं, कम चांस है, बट अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अगर आप आंसर भी लिख रहे हो, आपको फेज 2 में जाके डिस्क्रिप्टिव अगर करना है तो आपको कोई ऐसे लिखना है तो आपको पॉइंट्स आने चाहिए। तो दैट इज वाई आई हैव इंक्लूडेड ऑल दिस थिंग्स फॉर यू, ताकि आप सब चीज़ समझ सकें। पॉलिसी रिकमेंडेशंस में क्या, आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपनी अकाउंटेबिलिटी टू इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद प्रमोट कीजिए जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेस टू फूड सिस्टम्स एंड क्लाइमेटिक पॉलिसीज आप इंप्लीमेंट कीजिए। और इन्वेस्टमेंट कीजिए दैट इंटीग्रेट्स एंड प्रमोट जेंडर, क्लाइमेट एंड फूड जस्टिस सिस्टम हियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेशन फॉर द डे गाइस। अगेन बिफोर आई क्लोज द सेशन, तो मैं आपको दोबारा बताना चाहता कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर SBI PO, वी हैव लॉन्च दिस टेस्ट सीरीज दैट इज कंसीडरिंग टेकिंग केयर ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर्स के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। और आप अगर कोड यूज़ कर रहे हैं SBI AT, देन यू विल बी गेटिंग दिस कोड, दैट यू विल बी गेटिंग दिस कोर्स एट द रेट ऑफ ₹720 ओनली। इसके लिए करना क्या, यू गो टू द वेबसाइट ऑफ www.edutab.in, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए एंड देन यू कैन परचेज दिस स्पेसिफिक कोर्स हियर। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन फॉर द डे गाइस। आई होप आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक लग रहा है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं इन द नेक्स्ट वीकली सेशन, सो डू लेट मी नो अबाउट दैट टॉपिक ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके मन में कोई डाउट है कि कोई चीज़ आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि कोई स्ट्रेटजी बनाना है GA की, या कोई और डिस्कशन करना है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एट आवर ईमेल ID दैट इज hello@edutab.co.in, या फिर आप हमारे साथ कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। सो I again wish you all the best for the examination. Keep working hard, keep preparing hard. Bye bye.